कहा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आप कहीं ना कहीं निर्देश या फिर आदेश नहीं दे सकते। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे। ये कानून नहीं चलेगा। जब से जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है? मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो, तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटीरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। पहली बात ये। दूसरी बात, और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। Happen in the Supreme Court, the government will take a position, but I'm sure the Supreme Court will understand. Any law passed by the Parliament of India has to have its own sanctity, and the Supreme Court of India will intervene if they feel that any provision is ultra vires. You know, if any provision directly violates the specific provisions of the Constitution, they can come out with judgment. But I'm very confident that Supreme Court will not venture into legislative process. And you are confident that the law is sound as far as Constitution is concerned, and it is not unconstitutional as many people are saying? Well, the definition of constitutionality of any provision will be decided by the Supreme Court, but what I'm saying is any legislative process which has went through
due process of legislation must be given its due sanctity, even by the Supreme Court, because we have to respect each other. If tomorrow the government starts giving comments and interferes into the judiciary thing, it won't be nice. So the separation of three organs are well defined, and the legislative process is a well settled process in India. तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने नया बिल पेश किया उसके विरोध में लगभग 6 दर्जन लोगों ने अपनी याचिका इस बिल के खिलाफ लगाई है। उसमें असुद्दीन ओवैसी, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद और लगभग इसी तरीके से बहुत सारे दलों के लोगों ने और मुस्लिम संगठनों ने अपने PIL इसके खिलाफ में लगाई हुई थी। इसको लेकर संजीव खन्ना ने जिस तरीके से पहले से ही साफ कर दिया था कि वो सभी PILों की सुनवाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनकी कोशिश रहेगी कि वो सबकी बातों को इस सुनवाई के दौरान रखेंगे। उन्होंने सबसे पहले SS धवन जी को सुना, राजीव धवन जी को सुना, उसके बाद कपिल सिब्बल आए, उसके बाद कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के बारे में जो आपत्तियां थी उनको सामने रखते हुए ये साबित कर दिया कि जो सदन में संसद के दोनों सदनों में सरकार ने बहुमत के कारण उनकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया, उसे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बड़े आसानी से और पूरी गंभीरता से सुना और उन्होंने उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को नोटिस भी दिया और ये साफ कर दिया कि जितनी भी आपत्तियां हैं उसके लिए पहले NOC लाइए। वो सभी जानकारियां हमको दीजिए ताकि हम इस चीज़ पर विपक्ष को भी समझा सकें। जिस तरीके से एक दिन पहले 17 तारीख को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया, उसके अगले दिन से ही ये दिखने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग किस तरीके से संविधान की शपथ लेके बैठने के बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने भाषण दे रहे हैं। उन्हीं में एक नाम देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि अब खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। वो सीधे सीधे 142 आर्टिकल के बारे में सुप्रीम कोर्ट पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जज बन गए हैं। इस तरीके से कोई भी राजनीतिक दल के नेता की तरह एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कैसे कर सकता है, इस बात की भी चर्चा हो रही है। जगदीप धनखड़ अक्सर ऐसे विवादित बयानों को देते रहते हैं जिससे कि लगता है कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति नहीं बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद या कार्यकर्ता के रूप में बयानबाजी करते रहे हैं। इससे पहले भी कॉलेजियम को लेकर जगदीप धनखड़ जी ने विवादित बयान देकर ये जता दिया है कि वो उनके लिए सर्वोपरि भारतीय जनता पार्टी है। इस तरीके से जगदीप धनखड़ कई बार प्राइवेट फंक्शनों में जाकर सुप्रीम कोर्ट और अन्य चीज़ों के बारे में विवादित बयान देते रहे हैं। ऑफ वायलेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादातर जो है वो पश्चिम बंगाल से निकल कर के सामने आए। मुर्शिदाबाद की घटना पर भी आप लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का फैक्टर है वो भी दिखाई दिया उसमें। इसको लेकर के वक्फ कानून को लेकर के जब वक्फ JPC जगदम्बिका पाल जी चेयरपर्सन थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं JPC की इतनी बैठकों के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद, महामहिम के सिग्नेचर के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान है, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं।
इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। My worries were at a very highest level. I never thought in my life I will have the occasion to see it. President of India is a very elevated position. President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the ministers, the parliamentarians, the judges, they take oath to abide by the Constitution. But to defend the Constitution, to preserve the Constitution, to protect the Constitution, that is the oath of the President of India. The Supreme Commander of the Armed Forces. Boys and girls, if you look at the Indian Constitution, when Parliament is defined, according to you, Parliament is Lok Sabha, Rajya Sabha. No. Parliament, the first part is the President. Second and third are Lok Sabha and Rajya Sabha. There is a directive to the President by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions. जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटीरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। पहली बात ये। दूसरी बात, और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड।